Hello, good morning. Welcome to Sarit classes. Now we are going to start our next lecture, that is lecture number 8 of geomorphology. So we have covered extensively nearly 7 lecture. Last lecture was regarding to isostasy, right? So जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर था वो था हमारा आइसोस्टेसी का, और इसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें गहराई से देखी हैं और पढ़ी हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार इसको हम क्या कर ले, रिवाइज कर ले. देखिए आइसोस्टेसी में हमने क्या पढ़ा था. इसके अंदर हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे. सबसे पहले हमने क्या देखा था, इस शब्द का मतलब देखा. शब्द का मतलब क्या था, इक्विलिब्रियम स्टेटस. ठीक है, इस शब्द का मतलब क्या था, एक इक्विलिब्रियम स्टेटस मेंटेन किया जाता है एक लैंडफॉर्म के थ्रू, ताकि जो उसकी डेंसिटी है वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर पाए, या तो अप या फिर डाउनवर्ड वो मूव कर पाए. अप या डाउन का मतलब क्या हुआ, एक कुछ इस तरीके का मैंने आपको डायग्राम शो किया था, और ये आपको एक रूट फॉर्म होते हुए दिखाई थी, और इस तरीके से बर्फ जमते हुए, और एक यहाँ पे 10 और 10 का एक आपको मैंने एग्जाम्पल शो किया था. इसके बाद आपको क्या बताया था कि ये जो आइसोस्टेसी है, इसको कौन इसके जन्मदाता कौन है इस शब्द के, वो है डटन. ठीक है, वो है डटन. दो ही नाम आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक डटन है और एक हटन है. ठीक है, जेम्स हटन हमने सबसे पहले किया था. ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम डटन की. इन्होंने आइसोस्टेसी का नाम दिया, और ये दिया था 1859. और इसी टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर कौन, एवरेस्ट जी क्या कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है, एक सबसे बड़े, एक मिनट रुक जाइए, जो माउंट एवरेस्ट है उनकी जो खोज करता है, या फिर उसकी पूरी हाइट या पूरा सर्वे किनके द्वारा किया गया था, सर जॉर्ज एवरेस्ट के थ्रू. और ये भी 1859, ये बार बार 19 आ रहा है आज. 1859 में क्या किया था, पूरी स्टडी की है. इस स्टडी को करने के बाद यहाँ पे एक इन्होंने मदद मांगी, किससे, प्रैट से. प्रैट से थोड़ी सी मदद ये मांगी कि आप मुझे ये बताइए कि कल्याण और कल्याणपुर के बीच में, कल्याण और कल्याणपुर के बीच में कितने का डिफ्लेक्शन है. तो ये प्रैट के थ्रू क्या बताया गया था, कल्याण और कल्याणपुर के बीच का कितना डिफ्लेक्शन है. पाया गया कि ये जितना इमेजिन कर रहे थे ना कि इतना डिफ्लेक्शन होगा, उतना डिफ्लेक्शन आया नहीं कल्याण के बीच में और कल्याणपुर के बीच में. यहां तक क्लियर हो गया. इसके बाद हमने आइसोस्टेसी को और बेहतर समझने के लिए एरे का कंसेप्ट समझा और प्रैट के कंसेप्ट को समझा. अल्टीमेट हमने देखा प्रैट का कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं था, लेकिन एरे का क्रिटिसिज्म क्या था, क्या सारे आपके माउंटेन एक ही मटेरियल के बने हो सकते हैं. अरे जवाब है, नहीं हो सकते. फिर उसके बाद यहाँ पे रूट फॉर्मेशन की बात की गई थी, और ये रूट फॉर्मेशन 71 किलोमीटर की है. ठीक है, नीचे डेप्थ की बात कर रहा हूं, 71 किलोमीटर की गहराई पे, और हमें पता है 1 डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है 32 मीटर की गहराई के ऊपर. हर 32 मीटर की गहराई आप नीचे जाएंगे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. ये चीजें हमें पता है, लेकिन उस वक्त जो एरे भाई साहब थे उनको नहीं पता था. लेकिन प्रैट बोलते हैं ये ऐसा कुछ होता नहीं है. इन्होंने लिया था वेरिंग डेंसिटी विद द यूनिफॉर्म डेप्थ. ठीक है, एक हमने डायग्राम बनाया था. अच्छा, कल का एक जो मैंने आपको डायग्राम दिया था ना, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलवाता हूँ. कुछ इस तरीके का हमने एक डायग्राम बनाया था. तो इसके अंदर ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे आप लिख लीजिए मोहो डिसकंटिन्यूटी. एक मार्किंग वहाँ पे करवाना मैं भूल गया था. तो ये हमारा कल का डायग्राम था, और ये कुछ नाम थे कल आपको यहाँ पे मैंने बताए थे. बताइए कौन सा नाम. एरे को सपोर्ट किसने किया, जॉली ने. यहाँ पे प्रैट को सपोर्ट किसने किया, हेफोर्ड और बॉवी ने. ठीक है, हेफोर्ड और बॉवी ने. अरे कहाँ गए भाई बॉवी. ठीक है, अब ये जो हेफोर्ड और बॉवी है, इन्होंने क्या बताया, मैं कैमरे से बाहर हूं, उसकी टेंशन मत लीजिए, लिखा हुआ तो दिख रहा है ना आपको, बहुत बढ़िया. 100 किलोमीटर की रूट बता रहे हैं प्रैट के कंसेप्ट को यूज करते हुए, जिसको जॉली भाई साहब क्या करते हैं, अरे भाई तुम आपस में क्या करते रहे, फिर ये आगे तुम गलत मैं सही करके, यहाँ पे फिर जॉली बोलते हैं कि 10 माइल के आसपास क्या होगा, रूट होगी. और जिसको गलत साबित किया आर्थर होम्स ने अपनी थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट की थ्योरी का यूज करते हुए, कि रूट आपकी 40 किलोमीटर के आसपास बननी चाहिए. ठीक है, अब इनमें से कौन सही है कौन गलत है हमें नहीं पता, क्योंकि हमने इतनी गहराई पे क्या नहीं किए है, डिग डीप नहीं किया. हमारा जो मैक्सिमम जो बोलते हैं कि फिजिकली जो हमने गड्ढा किया है, कितना 12 किलोमीटर की गहराई तक हम क्या कर पाए हैं, ड्रिल कर पाए हैं, होल कर पाए हैं. और उसके अंदर भी आई थिंक 6 किलोमीटर तो क्या है, समुद्र की ही गहराई आ जाती है. ठीक है, तो ये तो था हमारा कल का जो टॉपिक आइसोस्टेसी, जिसको हमने काफी स्पीड अप तरीके से कर लिया है. जो बच्चा इस लेक्चर को डायरेक्टली देख रहा है वो पहले जाए आइसोस्टेसी को समझे. ठीक है, अगर जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं, 1 घंटे 7 मिनट का लेक्चर है. ठीक है, काफी मजेदार लेक्चर है, बच्चों के काफी अच्छा उसके ऊपर रिस्पॉन्स आया है. आप उसको जाके देखिए. और आज हम करने वाले हैं
आइसोस्टेसी के कंसेप्ट को यूज करते हुए हम जियोसिंक्लाइन को समझेंगे, ठीक है। जियोसिंक्लाइन के कंसेप्ट को आगे अभी हम क्या करते हैं, फर्दर बिल्डअप करते हैं। चलें आगे। देखिए यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट की। अर्थ क्रस्ट पे हमने देखा कि एज पर सैलिसबरी कितने टाइप के रिलीफ होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो इसके अंदर से हम इसकी बात कर चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर की। याद कीजिए, पन्ने पलटाइए थोड़े से, उसमें आपको मैंने बताया ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर कौन से होते हैं आपके, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, ठीक है, और ओशन बेसिन, ये आपके क्या कहलाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर, ठीक है। क्योंकि मान के चलिए ये आपका क्या है, कॉन्टिनेंट, और ये है आपका ओशन बेसिन। सबसे ज्यादा यहां पे टकराव कहां देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको जो लैंडफॉर्म के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे मार्जिन्स के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मार्जिन्स पे क्या मिल रहा है आपको, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर। अब जो आएगा आपका, जो आज का हमारा टॉपिक है जिनको हम स्टडी करने वाले हैं, ये आपका सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर, यानी कि माउंटेन्स। क्या है, माउंटेन्स को हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद जो आपके थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर है, वी शेप वैली, ठीक है, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की जो आपकी थ्योरीज है वो हम करेंगे, WM डेविस, पेंक, इनकी सारी थ्योरीज को मिला के करेंगे, ठीक है। अब हम कर रहे हैं कौन सा, सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर को थोड़ा सा गहराई में देखेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट अभी तक, मुझे कमेंट वगैरह देख लेने दीजिए। ओके, सबको सही समझ आ रहा है सबको। तो यहां पे अभी हम क्या करने वाले हैं, माउंटेन को एक बार समझते हैं। माउंटेन बेसिकली होते क्या है, देखिए जब आप कौन सा शब्द पढ़ रहे हैं, माउंटेन, जैसे ही माउंटेन वर्ड आया 6 शब्द इसके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका माउंटेन, ठीक है। जैसे ही आप ये माउंटेन शब्द पढ़ते हैं, इसके साथ कितने और इसके भाई बंधु आके जुड़ जाते हैं, बताइए। 6 की फैमिली बनके तैयार हो जाती है। सबसे पहले आता है रिज, ठीक है, माउंटेन रिज। फिर उसके बाद आती है, रिज के बाद रेंज आता है ना, हाँ, रिज के बाद आती है रेंज, उसके बाद आती है चेन, उसके बाद आपका आएगा ग्रुप, ठीक है, चेन, सिस्टम, ग्रुप और कॉर्डिलेरा, ठीक है। ये आर है, ये डबल ई नहीं है, ये आर है। तो ये आपको शब्द समझ में आने बहुत जरूरी है। माउंटेन रिज, माउंटेन रेंज, माउंटेन चेन, माउंटेन सिस्टम, माउंटेन ग्रुप, माउंटेन कॉर्डिलेरा। अब देखिए मैं इनको समझाऊंगा तो आपका पल्ले नहीं पड़ेगा, तो ये काम कीजिए, आप अपनी किताब ओपन कीजिए, पेज नंबर 216, उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं इंट्रोडक्शन के अंदर ही, ठीक है। आप साथ के साथ अपनी किताब में देखते जाइए। रिज क्या होता है, माउंटेन रिज क्या होता है, माउंटेन रिज होता है, या तो ये इस तरीके से हो सकता है, यानी कि मोस्ट ऑफ टाइम आपको पता कैसे देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये क्या डिपेक्ट कर रहा है, ये जो स्लोप है, ठीक है, ये जो स्लोप है कैसा है, स्टीप है ये, ठीक है, कैसा है ये, स्टीप स्लोप है ये। और ये वाला स्लोप कैसा है, मॉडरेट स्लोप है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हर बार आपको जो मेजरली टाइम आप देखेंगे ना, आपको जो माउंटेन रिज है इसी तरीके की मिलेगी, लेकिन आपको कैसी मिल सकती है, सिमेट्रिकल भी मिल सकती है, ठीक है, आपको सिमेट्रिकल भी मिल सकती है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है, ये क्या है, आर्म्स है इसकी, ठीक है, ये है आर्म। जब मैं आपको फोल्ड माउंटेन जीएस के टॉपिक में कराऊंगा ना, तब आपको पता चल जाएगा कि जैसे आपके किस किस टाइप के फोल्ड माउंटेन बनते हैं। आज हमारा मेन फोकस है जियोसिंक्लाइन, लेकिन थोड़ा सा ना बैकग्राउंड आपके लिए मैं क्रिएट कर रहा हूं ताकि चीजें आप समझ पाए, ठीक है। ये है आर्म, ठीक है, दोनों साइड की। ये अगर बराबर है, मान लीजिए ये भी आपके 45 डिग्री का एंगल बना रही है और ये भी 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिकल कहलाएंगे। अगर एक आर्म इतनी है और दूसरी आर्म इतनी बड़ी है ना, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, एसिमेट्रिकल, ठीक है। लेकिन अभी हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, स्टीपनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम रिज की बात करें, रिज क्या हो सकती है, सिमेट्रिकल भी हो सकती है, या फिर एक साइड में आपको स्टीप भी मिल सकता है और दूसरी तरफ आपको मॉडरेट भी मिल सकता है। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा, एक ये प्लेट है, ठीक है, जो किसमें है, मोशन में है, लेकिन ये जो दूसरी प्लेट है किसमें है,
स्टैटिक है ये, ठीक है, ये मोशन में है और ये वाली जो प्लेट है क्या है, स्टैटिक है। मतलब क्या हुआ इसका, ये प्लेट कंसिस्टेंटली क्या कर रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ये जो दूसरी स्टैटिक प्लेट है, यानी इसको अगर मैं नाम देना चाहूं, ये हो गई आपकी इंडियन पेनिनसुलर प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट हो गई, ये आपकी हो गई यूरेशियन प्लेट। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये कंसिस्टेंटली एक तरफ से ही फोर्स लग रहा है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तरफ एंगल होगा स्टीप और दूसरी तरफ होगा जेंटल, ये दोनों ही जेंटल बन गए, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया, रिज समझ में आ गया, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मल्टीपल रिज जब एक साथ मिलती हैं तो क्या कहलाती है, वो रेंज कहलाती है। जब मल्टीपल रिज एक साथ मिलती है तो क्या कहलाती है, वो रेंज कहलाती है। जब मल्टीपल रेंज एक के बाद एक मिलती है तो क्या कहलाती है, वो चेन कहलाती है। क्या कहलाती है, वो चेन कहलाती है। जैसे कि ये आपके हो गए ट्रांस हिमालयन, फिर उसके बाद आपके जो सेकंड लेयर है, फिर उसके बाद थर्ड लेयर, फिर उसके बाद हो गई फोर्थ लेयर जो भी प्रोसेसिंग में है बनने की। तो कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया आपको चेन क्या होती है। और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो क्या होगा, इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है बढ़ती जाएगी और एट द लास्ट जब आप किस पे आएंगे, कॉल्डेरा पे। कॉल्डेरा क्या होता है, ये मान के चलिए आप सिंपल सा, ये हो गया बेटा, ठीक है, ये भाई, ठीक है, और मतलब कि ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई, फिर उसके बाद ये फादर साहब, ये हो गए दादा साहब, ये परदादा, और ये जो बोलते हैं ना कि सबसे जहां से कुल स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से कॉल्डेरा में क्या मिलेगा आपको, रिज, ठीक है, रिज भी मिलेगा, रेंज भी मिलेगी, चेन सिस्टम ग्रुप सारा कुछ इसके अंदर मिलेगा। यानी कि एक एक्सटेंसिव लैंडफॉर्म एरिया होता है जिसके अंदर ये सारे आपको देखने को कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलेंगे। तो ये होते हैं आपके माउंटेन। सिर्फ मैंने आपको क्या बताया, इनकी शेप के अकॉर्डिंग ही आपको बताया है। अगर आप फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन पे जाएं, एक बार आपने आप जो एक किताब है ना आपकी, पेज नंबर 216, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 है, इसके अंदर देखिए किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है। माउंटेन प्रेजेंट कहां है, माउंटेन प्रेजेंट कहां है, उसके हिसाब से भी इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। या तो ये आपको कोस्टल रीजन पे मिलेंगे या फिर आपको जमीन के अंदर मिलेंगे। जमीन के अंदर मतलब गहराई वाला नहीं, ये मान के चलिए आपका पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आपका जो वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न घाट है वो कहां मिल रहा है, एक मिनट, जो वेस्टर्न घाट है वो कहां मिल रहा है आपको, इस एरिया में देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ये वाले माउंटेन किस तरीके हो गए, ये हो गए आपके कोस्टल। और आपका ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये जो पार्ट है ये किस तरीके का, इनलैंड टाइप ऑफ। इसी तरीके से जो आपका विंध्या और सतपुड़ा, विंध्या सतपुड़ा अरावली, ये कौन से हैं आपके, इनलैंड टाइप ऑफ माउंटेन। और एक और चीज बताऊं, जो आपके यहां पे जो आपके पाए जाते हैं ना अंडमान निकोबार, ये कैसे हैं आपके, ओशियनिक टाइप ऑफ माउंटेन। इसी के अंदर अगर आप कहां पे जाएंगे, अमेरिका के पास मोना किया, मोना लुआ, इनकी अगर आप हाइट देखेंगे, किसके, समुंदर जो ओशन का बेसिन है वहां से अगर आप इसके फित्ते से हाइट नापेंगे तो कितनी होगी, अरे 10 किलोमीटर से भी ज्यादा जाती है। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है 8.8 और इनकी ऑन एन एवरेज जाती है 9.5 से 10 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। तो यानी कि अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर कहां पे है, जमीन के, मतलब जो आपका समुद्र है ना वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ये ओशनोग्राफी करेंगे ना, ये सारी चीजें वहां पे आपके आएंगी। एक बार आप अपनी किताब में देख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन किस किस तरीके से किए गए हैं। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट मतलब ये हो गई आपकी कितनी, 700 मीटर तक की हाइट हो गई है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको नाम दिया गया यहाँ पे लो माउंटेन, फिर उसके बाद है रॉक माउंटेन, फिर उसके बाद है रैग्ड माउंटेन, फिर उसके बाद है हाई माउंटेन। हाई माउंटेन यानी कि 250 मीटर मतलब 2000 मीटर से ऊपर, यानी 2 किलोमीटर से ऊपर जितने भी हैं उनको क्या कहला है, उनको क्या बोलेंगे, हाई माउंटेन बोलेंगे। अब मुझे बताइए जो आपका यहां पे क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, माउंट आबू, हाँ माउंट आबू, माउंट आबू, एकदम से नाम स्किप हो गया था इसका। जो आपका माउंट आबू है वो किस में आएगा, माउंट आबू किसके अंदर आएगा, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, माउंट आबू की हाइट पता होनी चाहिए। रिसर्च करके मुझे कमेंट में बताइएगा माउंट आबू इनमें से कौन सी सीक्वेंस में आएगा, ठीक है। लो, रग मतलब रफ,
उसके बाद रॉक, फिर उसके बाद आपके हाई माउंटेन। इनमें से किस में आएगा? और उसके बाद की जो क्लासिफिकेशन है दूसरी नंबर, बेस ऑन द बेस ऑफ देयर लोकेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है। उसके बाद आपका है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन। मोड ऑफ ओरिजिन मतलब फॉल्टिंग से बने हैं, फोल्डिंग से बने हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे टेक्टोनिक मूवमेंट जो हुई है उस मूवमेंट के अंदर सबसे पहला फोल्डिंग, ठीक है। ये सारी चीजें अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। उसके बाद यंग फोल्ड माउंटेन, देखिए जैसे ही नाम आता है ना यंग फोल्ड माउंटेन, तो ये जो यंग फोल्ड माउंटेन है इनके अलग अलग पीरियड हैं, ठीक है। इनके क्या हैं? अलग अलग पीरियड है। जैसे कि अगर आप यंग फोल्ड माउंटेन कौन से पीरियड में देख रहे हैं? टर्शरी पीरियड में, ठीक है। टर्शरी पीरियड में आपको यंग फोल्ड माउंटेन बताइए कौन से मिलेंगे? बिल्कुल सही जवाब, हिमालयास। हिमालयास किस में आते हैं? आपके यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। और कौन से पीरियड में है? टर्शरी पीरियड में, ठीक है। मैं एक पूरी लिस्ट तैयार कर रहा था इनकी, क्योंकि अभी जो आपका जो अगला जो है ना प्लेट टेक्टोनिक के बाद वो लेक्चर मैंने डिजाइन किया आपका, हाँ, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें स्किप की हैं, वो इसलिए की क्योंकि अभी तक आपको जियोलॉजिकल टाइम पीरियड मैंने नहीं करवाया, क्योंकि ये जितने भी मैंने टॉपिक अभी स्टार्ट किए ना सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगर मैं बीच में एकदम से जियोलॉजिकल टाइम लगाऊंगा ना तो आपको आई थिंक कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो वाला चैप्टर है उसको थोड़ा सा मैंने ब्रेक दिया है। भाई थोड़ी देर आप शांति बनाए रखें, लेक्चर लंबा है, तकरीबन मान के चलिए 60 स्लाइड से ज़्यादा उसके अंदर आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। माइट भी आज और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा काम होगा, थोड़ा और लंबा भी लेक्चर आपका बन सकता है वो, ठीक है। 2007 के अंदर आपको पता है एक मछली बाहर आई थी, जो जापान का समुद्र है ना वहां पे, ठीक है। और वो मछली, उसको क्या टैग दिया है? लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल मतलब डायनासोर या उससे भी पुरानी है वो, ठीक है। एक्चुअली उसकी प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है मुझे अवेलेबल नहीं हो पाई, बस उसकी पिक्चर मुझे दिखाई दी थी तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, और आपके लेक्चर के अंदर मैंने वो पिक्चर ऐड की हुई है, ठीक है। अभी तक हमने देखा बेस ऑन देयर हाइट, बेस ऑन देयर लोकेशन, बेस ऑन देयर फॉर्मेशन, मतलब कि वो किस तरीके से बने हैं, ठीक है। यंग फोल्ड, मैच्योर फोल्ड, ओल्ड फोल्ड। उसके बाद ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन पता क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन कुछ इस तरीके से होते हैं। ये आपका पूरा क्या है? एक ब्लॉक है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? एक पूरा ब्लॉक हो गया। अब सडनली क्या हो सकता है? दो इसमें सिनेरियो हो सकते हैं, या तो प्रेशर ऊपर की तरफ से आएगा या फिर प्रेशर क्या आएगा? नीचे की तरफ से आएगा, ठीक है। या तो ये ऐसे कंप्रेस हो जाएगा या फिर ऐसे ये फैल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कुछ इस तरीके के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब आप ये समझ गए होंगे कौन सा हिस्सा क्या हुआ है, ठीक है। ये नीचे की तरफ से प्रेस हो चुका है, और यहाँ पे अगर आप हाइट भी मतलब इसकी लेंथ देखें ना तो लेंथ बढ़ी हुई है, ठीक है। ये L+1 में लेके चल रहा हूँ, यानी कि ये हाइट इंक्रीज हुई है। और यहाँ पे आपको पता क्या देखने को मिलेगा? ये जो पार्ट नीचे गया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पानी। अब ये बात आती है पानी कहाँ से आया? बारिश की वजह से? अरे नहीं, यहाँ पे क्या था? आपका ग्राउंड वाटर था। अब ग्राउंड वाटर को क्या मिल गया? यहाँ पे स्पेस मिल गया है, ठीक है। यहाँ से क्या मिल गया है? स्पेस बाहर आने का, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू यहाँ पे। तो ये क्या करेगा? पानी मूव कर जाएगा ऊपर। यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपको लेक बनती हुई दिखेंगे। हर बार आपको ऑक्सबो जो होता है ना लेक, मतलब पानी, मतलब जो आपकी रिवर है वो मियांडर कर रही है, ठीक है। जहां से उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिला उस तरीके से फ्लो करते हुए अगर ऐसी कोई सिचुएशन मिलती है, हर बार ऐसा नहीं है कि ऑक्सबो लेक ही बनेगी, आपको इस वजह से भी जो लेक है वो बनती हुई दिख सकती है। और ऊपर से जो आपके मीटियोर्स आके करते हैं ना, उसकी वजह से जो क्रेटर बनता है उसमें भी आपको लेक बनती हुई दिख सकती है। और दूसरा जो वॉल्केनो होता है ना, जब वो फटता है उसके अंदर जब बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, वहां पे भी लेक आपको बनती हुई दिख सकती हैं। हम कहां पे थे? हाँ, डोम माउंटेन। ये ब्लॉक माउंटेन समझ में आ गया आपको। उसके बाद ये आता है आपका माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन, यानी कि जैसे जैसे आपका मैग्मा लावा जमा करता जाएगा वो क्या होगा? आपका एक्यूमुलेशन। अभी क्या हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है, बस मैं एक बार थोड़ा सा आपको इसके साथ अटैच करने के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूं अपना जियोसिंक्लाइन। फिर उसके बाद होता है कौन से पीरियड में बने, जैसे आपका प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, ठीक है। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से समझ में आएंगे जब मैं आपको ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन करवाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये करवा दूंगा
क्या करवाऊंगा, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूं साफ और अभी स्टार्ट करेंगे जियोसिंक्लाइन। देखिए जियोसिंक्लाइन जो आपकी थ्योरी है ना, सबसे पहले जो डाना है, अरे ये एक नाम है, ठीक है, शब्द को समझते हैं सबसे पहले। हमारा जो मेन अभी तक हमारा कंसेप्ट रहा है, हम क्या करते हैं, शब्द को समझते हैं, जियोसिंक्लाइन, ठीक है। जियो का मतलब होता है आपका अर्थ, लेकिन यहां पे जो जियोसिंक्लाइन है इसका पूरे का अगर आप मतलब निकाले ना, क्या होगा, लॉन्ग, नैरो, शैलो वाटर बॉडी, ठीक है। ये इसका क्या प्रॉपर क्या निकलता है, मीनिंग निकलता है जियोसिंक्लाइन का। वैसे क्या होता है, एक बड़ा सा क्या होता है, डिप्रेशन होता है, गड्ढा होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, जियोसिंक्लाइन बोला जाता है। और इसी के ही मैंने क्या लिख दिया है, कीवर्ड लिख दिया है। जियोसिंक्लाइन मींस इसकी शेप कैसी होगी, लॉन्ग, नैरो, और कैसी होगी, शैलो, ठीक है। शैलो का मतलब होता है ज्यादा गहरा नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ठीक है। शैलो का मतलब होता है, ये मान के चलिए इतना होगा ये, ठीक है, एज कंपेयर टू इसके। अब मुझे ये बताइए इनमें से गहरा कौन सा है, ऑब्वियस ही बात है, ये क्या है, शैलो है, और ये क्या है, डीप है, ठीक है। छोटे छोटे शब्द हैं ये, क्योंकि जो आने वाली ये जो जियोसिंक्लाइन थ्योरी है ना, इसके अंदर 5 कंसेप्ट हैं। वैसे जो इंपॉर्टेंट है ना, 3 हैं, कौन सी, डाना, हॉल, और उनका नाम थोड़ा अजीब सा है, ठीक है, बाकी मैं आपको करवाते करवाते बता दूंगा, ठीक है। इसका काम हो गया, चलो इसको साइड कर देते हैं। अब देखिए जियोसिंक्लाइन को समझ में, मतलब इसकी स्टडी करना क्यों जरूरी है। देखिए जियोसिंक्लाइन की जब थ्योरी आई थी, उससे पहले नहीं पता था जो आपके फोल्ड माउंटेन है, कौन से, जो आपके फोल्ड माउंटेन है वो बनते कैसे हैं, ठीक है। फोल्ड माउंटेन के बनने के पीछे का पूरा प्रोसेस क्या है, उसको समझाने के लिए कौन सी थ्योरी लाई गई, जियोसिंक्लाइन। और ये थ्योरी लाई किसके थ्रू गई, ये थ्योरी लाई गई थी डाना के थ्रू, ठीक है। ये थ्योरी लाई गई डाना के थ्रू, और डाना ने ही ये सारी चीजें बताई थी, लॉन्ग, नैरो, शैलो वाटर बॉडी होती है। और इनके द्वारा दी गई थ्योरी को इलैबोरेट कौन करते हैं, इनकी द्वारा दी गई थ्योरी को इलैबोरेट करते हैं हॉल, ठीक है। यहां तक बताइए, कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, क्लियर। अब देखिए यहां पे हमने नाम इंट्रोड्यूस कर दिए, तो थोड़ा सा क्या बैकग्राउंड जाना जाए, ठीक है। इसका बैकग्राउंड हम जान ले। देखिए यहां पे बैकग्राउंड जानने से पहले ना आपको 2 चीजें समझनी होंगी। सबसे पहले जो जमीन थी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक तो रिजिड मास, ठीक है, इसको लैंड मास भी बोल सकते हैं, एक तो रिजिड लैंड मास, और दूसरा जो पार्ट था वो डिवाइड किया गया था जियोसिंक्लाइन में। अब बात आती है ये रिजिड लैंड मास क्या है। रिजिड लैंड मास कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, ये आपका क्या है, जो आपके कॉन्टिनेंट्स बने हैं ना वो है, यानी कि एंशिएंट न्यूक्लियाई है। एंशिएंट न्यूक्लियाई मतलब जहां पे आज की डेट में आपके क्या है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है, एंशिएंट न्यूक्लियाई। और ये आज की डेट में क्या है, आपके कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है आपका, जियोसिंक्लाइन का। और इस जियोसिंक्लाइन के अंदर ये क्या है आपका, रिजिड मास। तो क्या यहां पे जब डाना ने अपनी थ्योरी दी थी, क्या वो रिजिड मास को अपने कंसेप्ट में लेंगे क्या नहीं लेंगे, जरूर लेंगे। तो इन्होंने जो रिजिड मास था, लैंड मास, उसका क्या नाम दे दिया, फोरलैंड, ठीक है। क्या नाम दिया उसका, फोरलैंड, ठीक है। अब यहां पे जो रिजिड लैंड मास है और यहां पे हो गया कौन सा आपका, जियोसिंक्लाइन, ठीक है। यहां पे जो रिजिड लैंड मास है, क्या वो सिर्फ जमीन जमीन रहेगी, उसके आसपास कुछ नहीं मिलेगा, अरे भाई मिलेगा, क्या मिलेगा, ब्लू ब्लू, हाँ। इसके पास ये किससे सराउंडेड होगा आपका, ये आपका होगा हाईली मोबाइल, ठीक है। हाईली मोबाइल मतलब हमारा फोन नहीं, बताता हूं। देखिए जो ये शब्द होता है ना, हाईली मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, ठीक है। हाईली मोबाइल वाटर बॉडी से क्या होगा, ये सराउंडेड होगा। तो अब मुझे बताइए, जो बारिश का पानी यहां पे जमीन पे गिरेगा, जो पहाड़ पे गिरेगा,
वो क्या करेगा, नदियों में कन्वर्ट होगा। और नदियां क्या करती हैं, इरोड करती हैं। इरोड करने की वजह से होता क्या है, सेडिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पे धीरे धीरे मैं वर्ड इंट्रोड्यूस करता जा रहा हूं जो डाना ने यहां पे दिए हैं। सबसे पहले जो रिजिड लैंडमास हमने क्या देखा, एंशिएंट न्यूक्लियाई बोला गया, यानी कि जो आज के कॉन्टिनेंट है, डाना ने उसका नाम दिया है फोरलैंड। और दूसरा यहां पे हमने क्या बोला, हाईली मोबाइल वाटर बॉडी। डाना ने क्या बोला, जो आपकी नदियां हैं क्या करेंगी, हाँ अपने साथ सेडिमेंट लेके आएंगी। क्या लेके आएंगी, सेडिमेंट्स को अपने साथ कैरी करते हुए लेके आएंगे। और ये क्या करेंगी, ये सबसिडेंस करेंगे। अब बताता हूं, ये शब्द थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, यहां पे मैं पूरा लिख देता हूं, सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन ये एक पूरी एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया का एक मिनट देख लेता हूं, सेडिमेंटेशन का एन गायब हो गया। चलिए मैं थोड़ा ध्यान रखता हूं कि ये इससे आगे का नहीं दिखाई दे रहा। मैं एक बार जो हमारी वीडियो है उसी को थोड़ा सा खींच लेता हूं। या आपको ये प्लांट दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, एन दिखाई देगी आपको। तो ये क्या है आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। जैसे कि ये क्या है आपकी इस साल की लेयर, ठीक है, ये क्या है आपके सेडिमेंट। और ये क्या हुई आपकी दूसरे साल की लेयर, ठीक है, ये क्या हुई आपकी तीसरे साल की लेयर। ये तीसरे साल की लेयर मतलब कि क्या, ये है जो नदियों के द्वारा हर साल, हर दिन, हर रोज क्या लाया जाता है, सेडिमेंट लाया जाता है। ठीक है, एज पर देयर इरोजनल कैपेसिटी, और वो लाइफ के किस स्टेज के ऊपर है उसके हिसाब से लेके आया जाता है सेडिमेंट। और ये क्या होते जा रहे हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर क्या होती जा रही है, लेयर बनती जा रही है। अब जब एक के ऊपर क्या बनेगी, लेयर बनेगी, क्या ये वेट नहीं लगाएंगे नीचे, क्या ये वेट नहीं लगाएंगे, बताइए। मेरे हाथ के ऊपर अगर मैं ये क्या रख दूं, नीचे गिरने वाला था, अगर मैं इसको ऊपर रख दूं, क्या ये वेट एक्सर्ट कर रहा होगा, आंसर है कर रहा होगा। लेकिन इसका वजन कितना है, 100 ग्राम, मुझे फील नहीं हुआ। यही अगर कितना होता, 1000 टन होता, मेरा हाथ एकदम से ऐसे चला जाता। बताइए होता कि नहीं होता। अब यहां पे क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग, मतलब यहां पे लंबे टाइम के बाद यहां पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, आप देखेंगे सबसिडेंस आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसिडेंस। अब ये सबसिडेंस क्या होता है बताते हैं, ये अब आपको डायग्राम के बाद में सारी चीजें बताऊंगा। देखिए ये क्या हो गए, आपकी जमीन के दो पीस हो गए हैं। ठीक है, ये है आपका ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब शुरुआत यहां से हो रही है। ये क्या है आपका वाटर बॉडी है ये। ठीक है, ये आपका वाटर बॉडी है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है, पानी यहां से क्या आ रहा है, बह के आ रहा है। दोनों तरफ से मैं लेके चल रहा हूं, पानी क्या आ रहा है, इस तरफ बहता हुआ आ रहा है। ठीक है, लेट मी टेक इट एज ए रिवर। ठीक है, अब ये रिवर क्या कर रही है, अपने साथ लेके आ रही है सेडिमेंट लेके आ रही है। रेड कलर जो मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं क्या शो कर रहा है, सेडिमेंट शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जो यहां पे वजन था सेडिमेंट की वजह से क्या हो गया, बढ़ गया। यहां पे अब मैं बात कर रहा हूं 10,000 साल के बाद क्या होगा, आफ्टर 10,000 ईयर, ये वजन की वजह से ना इस तरीके से नीचे झुक जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वजन की वजह से नीचे की तरफ चला जाएगा। यानी कि ये फोर्स किस तरफ लगा रहा है, डाउनवर्ड लगा रहा है। और ये सेडिमेंटेशन आना बंद हुआ है या कंसिस्टेंट, ये हाँ ये क्या चल रहा है, कंसिस्टेंट आपका ये काम चल रहा है, सेडिमेंटेशन का आना और डिपॉजिट होते जाना। अब ये बताइए क्या ये फोर्स रुकेगा, अरे भाई वजन बढ़ गया तो ये और नीचे सबसाइड क्यों नहीं होगा। ये मैं पता किसकी बात कर रहा हूं, ये जो आपका ओरिजिनल बेस था ना किसका, वाटर बॉडी का, इसमें जैसे जैसे क्या हुआ है सेडिमेंटेशन। ये लीजिए मैं इसको क्या कर देता हूं, इस तरीके से मार्किंग भी करवा देता हूं। ये जो लाल लाल पॉइंट है क्या शो कर रहा है, सेडिमेंटेशन। और क्या हो रहा है सेडिमेंटेशन की वजह से, ये जो ब्लू लाइन है ये क्या आपको शो कर रही है, सबसिडेंस हो रहा है। यानी कि नीचे 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 क्या होती जा रही है, धंसती जा रही है। ठीक है, यहां पे ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इधर थोड़ा हाँ फोकस कीजिए, फोन को रख दीजिए साइड में। ठीक है, ये क्या हो गया, सबसिडेंस होता जा रहा है। क्या अब ये रुकेगा, अरे नहीं रुकेगा, क्योंकि साइड से क्या आ रही है, नदी आपकी कंसिस्टेंटली चलती आ रही है। ठीक है, ये अपने साथ क्या लेके आ रही है, पानी लेके आ रही है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट डिपोजिट जो आपके क्या बोलते हैं सेडिमेंट, वो डिपॉजिट होते जा रहे हैं। और ये डाउनवर्ड डाउनवर्ड क्या होती जा रही है, झुकती जा रही है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो फोरलैंड है, कौन सी, ये वाली जो चीज है ना ये, ठीक है, ये रिजिड लैंड मास, इसको क्या बोला गया था, फोरलैंड बोला गया है। किसके थ्रू, डाना के थ्रू। ठीक है, अब ये जो फोरलैंड है क्या ये एक जगह रुकेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए
ये आपके क्या हो गए, दो पिलर हो गए। इसके ऊपर अगर मैं क्या बांधता हूं, तार बांधता हूं, ठीक है, और सिंपल से सब कुछ छोड़िए, आपके घर में ना पर्दा लगा हुआ है, ठीक है, ये दरवाजा है, ठीक है, और इस दरवाजे में एक कील आपने यहां लगाई है, एक कील यहां पे लगा दी, और ये आपने क्या बांध दी, रस्सी एकदम फुल खींच कर टाइट बांध दी आपने। अब मुझे ये बताइए, जैसे ही आप पर्दा इसमें डालते हैं, ये मान के चलिए आपका क्या है, पूरा पर्दा, ठीक है, अगर ये पर्दा पूरा फैला हुआ है, क्या यहां पे प्रेशर आता है, कुछ फर्क दिखता है, ज्यादा फर्क नहीं दिखता। अगर मैं इस पूरे पर्दे को क्या करूं, यहां पे इकट्ठा कर दूं, ये पूरा पर्दा यहां पे इकट्ठा कर दूं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसकी वजह से जो वजन हुआ है कुछ इस तरीके की शेप आपको दिखाई देगी कि नहीं देगी। अब भी आप जाइए, आप अपने पर्दे को क्या कीजिए, सेंटर में करके देखिए, क्या वो सेंट्रल पार्ट नीचे झुकेगा कि नहीं झुकेगा, बोलिए झुकेगा। और यही आपका क्लियर कट एग्जांपल क्या शो करता है, अगर यहां पे वजन बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, यहां पे फोरलैंड आगे मूव करना स्टार्ट कर देगा। यानी ये जो एरो शो कर रही है ना, ये क्या शो कर रही है, फोरलैंड की एक दूसरे की तरफ आने की मूवमेंट को शो कर रहा है, एज पर डाना। ये थ्योरी है डाना की, ठीक है। उनका क्या कहना था, कुछ इस तरीके से उन्होंने कौन से शब्दों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले डाना ने कौन सा शब्द यूज किया, फोरलैंड, किसके लिए, जो रिजिड आपकी यहां पे क्या है, लैंड मास, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला, जैसे जैसे पानी आएगा क्या करेगा, सेडिमेंटेशन करेगा, और उसकी वजह से होना स्टार्ट हो जाएगा सबसीडेंस, ठीक है, सबसीडेंस, सबडक्शन नहीं, सबसीडेंस। याद हो गया आपको, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे क्या होगा, नीचे जाता जाएगा, और ये इस तरीके से क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और यहीं से क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका, फोल्ड माउंटेन। और तीसरा शब्द जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाना ने ये सारी थ्योरी किसके लिए बताई है, कौन से टाइप के माउंटेन बनने के लिए, फोल्ड माउंटेन किस तरीके से बनते हैं उसको समझाने के लिए डाना ने ये सारी चीजें बताई थी। और इनके द्वारा बताई गई चीजों को इलाबोरेट किसने किया है, हॉल ने। इसलिए जब भी आप ये देखेंगे ना, थ्योरी आपकी पढ़ी इसी तरीके से जाती है। ये डाना, ये थ्योरी नहीं है, बेसिकली कंसेप्ट है ये, डाना एंड हॉल। और इनके दोनों के द्वारा दिए गए कंसेप्ट को और फर्दर कौन इलाबोरेट करते हैं, और फर्दर इलाबोरेट किया जाता है J.A. स्टीयर्स के थ्रू, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया जाता है और फर्दर इलाबोरेट किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, कोई डाउट, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं। ये लीजिए, मैं यहां पे थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, देख लीजिए। जैसे हमने वहां पे यंगफोल्ड माउंटेन देखे थे ना, बताइए, यंगफोल्ड माउंटेन मैंने आपको बताया था, हिमालय उसका एग्जाम्पल था। और बताइए, और एग्जाम्पल क्या है आपके, रॉकीज, एल्प्स, ठीक है। ये चलिए आप इस तरीके से बना ही लीजिए। यहां पे ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना आपको यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लीजिए यंगफोल्ड माउंटेन। और कौन से पीरियड के हैं ये, टर्शरी पीरियड के हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। टर्शरी पीरियड में एच फॉर हिमालयाज, उसके बाद आर फॉर रॉकी, ए फॉर एल्प्स, और कोई रह गया, हाँ जी, एक और रह गया आपका, ए फॉर एंडीज, ठीक है। एंडीज, एल्प्स, रॉकीज और हिमालयास। इनकी मैं लोकेशन ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूं, एक बार आप जरूर मैप के अंदर भी देखिएगा, ठीक है। यहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है डाना और हॉल का, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूं कुछ और, यहां पे मैंने आपको बताना था, मिस तो नहीं हुआ, नहीं, सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जियोसिंक्लाइन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, यहां पे किसकी बात कर रहे हैं हम, जियोसिंक्लाइन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की मैं अगर मैं बात करूं तो क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे, तो ये देखने को मिलेंगे, सबसे पहला होता है ये लॉन्ग होगा। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, ये लॉन्ग हो गया, नैरो हो गया, और क्या होगा, शैलो होगा, ठीक है। ये क्या होगा इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एक और क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको मतलब सेडिमेंटेशन और सबसिडेंस, ये आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या हुए इसके, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। आप चाहें तो ये भी नोट कर लीजिए। लेकिन यहां पे जो लॉन्ग, नैरो, शैलो वाटर बॉडी है, क्या हमेशा ऐसा रहेगा, नहीं, ये चेंज भी कर सकता है एज पर लोकेशन, ठीक है। आगे जब हम एविंस के जो द्वारा दिए गए कंसेप्ट को पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको थोड़ा सा उसके अंदर हाईलाइट करवा दूंगा, आपकी बुक के अंदर है, ठीक है। आगे करें, ठीक है।
ये जो जे ए स्टेयर्स की थ्योरी है ना, ये 1932 के अंदर इन्होंने क्या किया था, इलाबोरेट किया है इसको 1932 के अंदर। नहीं, इन्हें इनके द्वारा दी गई थ्योरी को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जियोस इंक्लाइन का कितने नंबर का आएगा, 250 मार्क्स का आएगा। और 250 मैक्स 250 का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 250 के मार्क्स के अंदर भी ना जो दूसरा पोर्शन होगा वो आएगा डिफाइन जियोस इंक्लाइन एंड डिस्कस अबाउट कॉबर्स थ्योरी। ठीक है, अभी तक जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके के आपके सवाल पूछे गए हैं। एक बार मैं आपको मार्किंग भी करवाता हूँ किस तरीके के सवाल आए हैं आपके जियोस इंक्लाइन के टॉपिक में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, पेज नंबर है 9, और मैं ये वाला जो कहाँ गया भाई, इसको रेफर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये न्यू विशाल पब्लिकेशन की बुक है, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ जियोस इंक्लाइन, और ये आया है आपका 20 मार्क्स का, 2002 के अंदर ये सवाल पूछा गया है। और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 मैं एक बार साथ के साथ मैं भी मार्क कर लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पेज नंबर 9, ध्यान से देखिए क्या है, कल का ही क्वेश्चन है ये, कल हमने किया था। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी एंड पोस्टुलेट बाय एरे एंड प्रैट, और ये मैंने आपको बोर्ड के ऊपर बताया भी था। अगर इस तरीके का सवाल आता है तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या आपको मेंशन करना है, और इसमें जब आप डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहे हैं तो कैसे आपको बनाने हैं, सिर्फ 2 पॉइंट आपको लिखने, तीसरा पॉइंट आपके डायग्राम का, देन आ जाइए आप सीधा कंक्लूजन के ऊपर। ये आपका 250 वर्ड का सिंपल हो जाता है। ठीक है, हाँ ये 30 नंबर का आया था, क्लियर। उसके बाद देख लेते कुछ और। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। ठीक है, आइसोस्टेसी समझ में आ गया आपको। उसके बाद डिस्कस द पोस्टुलेशन ऑफ एरे एंड प्रैट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 43 आपके 4 साल के बाद हू बहू क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो जियोमॉर्फो है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है, इसके अंदर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विद रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, हमने की नहीं है, लेकिन जो आज और चीजें मैंने बताई हैं वो देखिए किस तरीके से इसमें पूछी गई है। ठीक है, विद द रेफरेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ रहा हूं मैं। एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन, यानी कि किन किन माउंटेन्स की बात की, कौन से माउंटेन आप यहां पे उठा के बता सकते हैं, हिमालयाज की फॉर्मेशन, रॉकीज, एंडीज और एल्प्स के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपका प्रेजेंट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। इसमें क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी जब आप बताएंगे, एरे और प्रैट का आप एग्जांपल यहां पे लिख सकते हैं, और जो दूसरे साइंटिस्टों ने क्या क्या इसके अंदर अपने सपोर्ट किसको दिया है और एक्चुअली क्या कंक्लूजन है वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, पेनेप्लेन ये अभी हमने नहीं किया है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये आपका कल का लेक्चर रहेगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक ये आपका कल का लेक्चर है, ये टॉपिक कल का है आपका। और देख लेते हैं कोई और आपके लिए बेहतर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 8 के ऊपर आपको मिलेगा। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म एंड प्रेजेंट एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म ऑफ सिलेक्टेड रीजन। ये कुछ इसके कंसेप्ट आज आपके जो जियोस इंक्लाइन हम करेंगे ना, उसके अंदर हम पॉलीजियोस इंक्लाइन जो टाइप होती है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, लेकिन जब पॉलीसाइक्लिक रिलीफ फीचर हम करेंगे उसके लिए हमने जो कंसेप्ट किए हैं ना उसको एक बार आप थोड़ा सा रेफर कीजिएगा। कंसेप्ट में आपको मैंने बता दिया है पॉलीसाइक्लिक रिलीफ फीचर क्या होता है। पॉली मतलब मल्टीपल, रिलीफ मतलब जो आकृति आपको दिख रही है। ठीक है, ओके, हाँ ये देखिए पॉलीसाइक्लिक रिलीफ जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 91 और 97 दोबारा फिर ये पूछा गया है आपका सवाल। और इसके अंदर ठीक है, अभी इतना ही है इसके अंदर। आपको आई थिंक ये आइडिया तो मिल गया होगा कि जियोस इंक्लाइन में इतनी डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 66, मैं यही ढूंढ रहा था सवाल कहाँ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, ये पेज नंबर आपके 10 के ऊपर है। इवेलुएट हाउ फार कॉबर्स जियोस इंक्लाइन थ्योरी एक्सप्लेन्स द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गया मैंने आपको क्या चीज़ें बताई थी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 66 है।
देख लीजिए आप इसको एक बार। और यहीं से फिर अब हम जो अपनी कोबर की थ्योरी है ना वो स्टार्ट करने वाले। थोड़ा सा आप समझ ध्यान से अपना जो फोकस है लेक्चर पे रखिएगा। करें अपना काम स्टार्ट। चलिए मैं इसको रख देता हूँ साइड में और एक बार देख लेते हैं। जो पॉइंट आपसे शेयर करने थे वो बता दिए गए हैं आपको जी, बिल्कुल आपको बता दिए गए हैं। अच्छा, ये जो फोरलैंड है ना और जो आपका मोबाइल वाटर बॉडी है ये भी आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर लिख सकते हैं। और डाना ने फोल्ड माउंटेन के बारे में जो बताना था वो भी मैंने आपको शेयर कर दिया है। ठीक है, ओके, ये भी हो गया है, इलैबोरेट किया है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको कोई ये पूछे ना कि जो हॉल है इनका क्या ऐसा स्पेसिफिक एविडेंस था, मतलब इनका क्या ऐसा स्पेसिफिक योगदान था, तो आपको क्या बताना है, हॉल ने क्या दिए हैं, एविडेंस दिए हैं। ठीक है, हॉल ने क्या दिए हैं, एविडेंस दिए हैं डाना के थ्रू दी गई कंसेप्ट के। ठीक है, मैं थ्योरी बोल रहा हूँ बार बार, इनकी ये थ्योरी नहीं है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये इनका कंसेप्ट है ये। ठीक है, थ्योरी अलग से है और थ्योरी पार्ट हम करेंगे सिर्फ कॉबर का। और जैसे आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गई उसके लिए तो फिर अलग से एक चैप्टर डेडिकेटेड है, वो जियोसिंक्लाइन के साथ ही आपको मर्ज होता हुआ दिखता है इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे हॉल के बारे में अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा गया है तो आपको इतना बता देना है। और दूसरा यहाँ पे जब जे स्टेयर के बारे में बताया जाए, मतलब पूछा जाए, तो आपको इनके बारे में क्या बताना है। इन्होंने इस थ्योरी को और गहराई में जाके बताया, जैसे इन्होंने पीलियो जियोग्राफिक मैप भी बनाया है। ठीक है, पीलियो जियोग्राफिक मैप भी इनके द्वारा बनाया गया है। और इनसे जब ये पूछा गया ना कि इनका जो पीलियो जियोग्राफिक मैप था वो भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे आपको मिलेगा, पेज नंबर मैं बता देता हूँ, क्योंकि क्या है कि इसके ना मुझे डायग्राम बनाने का वक्त नहीं मिला। पेज नंबर आइए आप 221, आपकी ये वाली किताब है। ठीक है, आपकी ये वाली किताब है, अरे कहाँ गया, ये वाली किताब है जियोमॉर्फोलॉजी की। इसके अंदर एक डायग्राम आपका दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजिड मास एंड जियोसिंक्लाइन, पेज नंबर 21। इसके अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है नीचे। तो इसमें देखिए यहाँ पे जे स्टेट्स ने क्या है कि इस डायग्राम को डेवलप किया है कि किस तरीके से वर्ल्ड के जितने भी रिजिड लैंड मास है उनको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया गया है। इन्होंने जो एक मैप बनाया है ना, पेलियो जियोग्राफिकल मैप। ठीक है, इस मैप के बिहाफ पे इनसे सवाल पूछा गया, चलो आपने बना दिया, तो ये बताइए मीसोजोइक एरा के बाद वो जमीन गई कहाँ, इनके पास कोई जवाब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी थ्योरी के ऊपर क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है, चले आगे। ओके, मैंने वैसे और भी बहुत कुछ तैयार किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर ना समझाते हुए सीधे सीधे ना आपको मैं आपकी बुक के ऊपर ही बता देता हूँ, ताकि आपका भी वक्त बचे और हमारा भी वक्त बचे। ठीक है, पेज नंबर 22, इसके अंदर है आपका थर्ड पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ JW इवेंस। ठीक है, देखिए जो JW इवेंस थे, इन्होंने क्या बोला था कि जो यहाँ पे जियोसिंक्लाइन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, कैसे मिलेगी लॉन्ग नैरो शैलो वाटर बॉडी, बोला हमेशा ऐसा पॉसिबल, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या मिले, लॉन्ग नैरो और शैलो वाटर बॉडी ही मिले। ये डिपेंड करता है उस वक्त का एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, लोकेशन कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और वक्त कौन सा है, ठीक है, टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन्होंने कैसे एग्जांपल दिए अपने द्वारा दी गई इस थ्योरी का, इन्होंने ये बोला कि हमारे पास एक एग्जांपल ऐसा भी मिलता है जो आपकी टेथिस सी है। ठीक है, एक ऊपर लैंड मास है और एक नीचे लैंड मास है, आपका जियोसिंक्लाइन इसके बीच में भी मिल सकता है। ठीक है, ये इनका कहने का क्या मतलब है, ये जो टेथिस सी है, ऊपर एक लैंडमास नीचे लैंडमास, ये हो गई आपकी इंडियन पेनिनसुलर प्लेट, क्या कर रही है इस तरीके से, ये मूव कर रही है ना, आगे बढ़ती जा रही है। और ये ऊपर क्या है आपका, यूरेशिया है, और बीच में क्या है आपका, टेथिस सी है। टेथिस सी और कुछ नहीं है, जो पैंथेलासा था। ठीक है, पैंथेलासा। अब ये पैंथेलासा क्या है, पहले एक शब्द हमने देखा है पेंजिया। ठीक है, जो पेंजिया वर्ड है, पेंजिया वर्ड मतलब इसका मतलब क्या है, एक जमीन का टुकड़ा जो पूरा क्या है, जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड पेंजिया। इसको अगर आप बाइफरकेट करिए, पैन का मतलब होता है पूरा। ठीक है, पेंजिया, और पैंथेलासा मतलब एक बड़ा समुंदर। ठीक है, बड़ा समुद्र मतलब जो आपका पैसिफिक है ना, जो उसका एंशिएंट जो स्वरूप था वो था पैंथेलासा। अब जो पैंथेलासा कहीं कहीं क्या हो गया, दब गया जमीन के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा आपका, टेथिस सी। तो टेथिस सी क्या हो गया, इसके बीच में आ गया, और इसकी वजह से जो आपके लैंडफॉर्म बनेंगे वो उसके अलग अलग फीचर्स आपको शो करेंगे। एक तो ये, दूसरा इन्होंने बताया या तो दो लैंडमास के बीच में हो सकता है,
या फिर जो रिवर है, ठीक है, जो रिवर है उसके माउथ पे भी ये आपको देखने को मिल सकता है, या फिर जब एक लैंडफॉर्म आपस में टकरा चुके हैं, टेथिस सी चली गई है, तो यहाँ पे ये कहाँ पे बन सकते हैं, ये आपका हिमालय माउंटेन बन चुका है, और ये क्या है, ट्रेंच है ये, ठीक है, ये ट्रेंच है। और ऊपर से आने वाली रिवर, ये क्या ऊपर से आ रही है रिवर, यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे सेडिमेंट को फिल कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेंचेस के मुहाने, मतलब जो ट्रेंच होते हैं ना, वहाँ के अंदर भी आपको ये मिल सकते हैं। तो यानी कि इनका सिंपल सा ये था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी ये लॉन्ग हो, नैरो हो, शैलो हो, ठीक है, ये डीप भी हो सकती है, इनकी लोकेशन आपकी वेरी भी कर सकती है, ठीक है। तो ये किनका कहना था, क्या नाम है इनका, JW एवेंस का, ठीक है। एक बार आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो पॉइंट है फोर्थ, हाँ, साथ के साथ मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि किताब को जब आप लेक्चर खत्म होने के बाद देखते हैं ना, तो आपका जो कंसेप्ट है कनेक्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं किताब में आपको जैसे जैसे करवाता जा रहा हूँ, आपको बताते जा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ तक की मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला जो है, जो यहाँ पे हम जो जियोसिंक्लाइन है ना, वो कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ने वाले हैं, जैसे मोनोजियोसिंक्लाइन, ठीक है, पॉलीजियोसिंक्लाइन और मीसोजियोसिंक्लाइन। नाम से ही क्लियर है भाई, सारी चीजें नाम से ही क्लियर हैं। नाम से याद आया, अभी कर्नाटका और केरला का क्या चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, ठीक है, किसका, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। आज के ही न्यूज़पेपर में है, आज तारीख क्या है, एक बार तारीख भी देखनी पड़ती है, आज है तारीख 4। अरे भाई पता ही नहीं चलता दिन कब होती है, रात कब होती है, ठीक है। ये लेक्चर मैं शूट कर रहा हूँ 3:57 यानी कि 4 बज चुके हैं अभी इस लेक्चर को रिकॉर्ड करते हुए। ये बस 2 से 3 घंटे में मैं अपलोड कर दूंगा और आपको ये 7 बजे तक आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। केरला वर्सेस कर्नाटका, ये था एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस था ये, ठीक है। अब ये केस क्या था, इस केस में क्या था कि केरला ने एक एक्रोनिम यूज किया होता है, जैसे कि आप ये देखते हैं ना कि हरियाणा रोडवेज, दिल्ली ट्रांसपोर्ट, यानी DTC की बसें आपको देखने को मिलती है, ये क्या है, एक्रोनिम है। तो ऐसे ही केरला ने जो अपने जो बसें थी उनके लिए नाम यूज किया होता, लेकिन हुआ क्या, केरला जो यहाँ पे अपने बसों के लिए एक्रोनिम यूज करता है, वही एक्रोनिम यूज किया जाता है कर्नाटका के थ्रू। तो यहाँ पे पैसेंजर होते थे बहुत कंफ्यूज। तो केरला बोला कि भाई ये मेरा है नाम, कर्नाटका बोला नहीं ये मेरा नाम है। तो केरला यहाँ पे जीतता है, ठीक है, जब पेटेंट ऑफिस के अंदर ये फाइल किया गया था। क्यों, केरला यहाँ पे 1965 से इसको यूज कर रहा है और कर्नाटका ने 1973 और 1975 के बीच में इसको ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट किया, क्योंकि केरला काफ़ी लंबे समय से और पहले से यूज़ करता आ रहा है। तो ये पेटेंट ऑफिस ने बोला कि भाई जो यहाँ पे एक्रोनिम यूज़ हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो किसके हक में जाता है, वो कौन यूज़ कर सकता है, कर्नाटका यूज़ कर सकता है, क्योंकि सॉरी माफ़ी चाहूँगा, केरला यूज़ कर सकता है, क्योंकि कर्नाटका का पहले नाम क्या था, मैसूर था। क्या नाम था इसका, मैसूर था, ठीक है। और ये काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं, तो इनका ये ओरिजिनलिटी नहीं है, तो फेवर में जाता है किनके, ये जीतते हैं, ठीक है। तो नाम में बहुत कुछ रखा है। एक लेक्चर में मैंने बोला था ना कि नाम में क्या रखा है, तो यहाँ पे कभी कभी ना इस तरीके से पेटेंट केस भी चल जाते हैं नाम के ऊपर। और इसी तरीके से अभी हम क्या देखने वाले हैं, अलग अलग टाइप ऑफ जियोसिंक्लाइन देखने वाले हैं। अब ये जियोसिंक्लाइन में हमने क्या देखा है, मोनो जियोसिंक्लाइन, पॉली जियोसिंक्लाइन और मीसो जियोसिंक्लाइन। अब देखिए मैं हमेशा से क्या करते आया हूं, जो शब्द है ना वो आपको मैं थोड़े से क्रैक डाउन करके दिखाता हूं ताकि आप समझ पाए। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। मीसो का मतलब होता है मिडल में, ठीक है, मीसो का मतलब है मिडल में, ठीक है। अब देखिए मोनो जियोसिंक्लाइन का मतलब, यानी कि ये प्रोसेस यहां से स्टार्ट हुआ, इधर आके ये हो चुका है खत्म। यानी कितने यहां पे सर्कल बनाए मैंने, एक बनाया, यानी कि यहां पे जियोसिंक्लाइन का जो स्ट्रक्चर मतलब जो प्रोसेस था वो एक ही साइकिल हुई है, वो क्या कहलाया आपका, हाँ, मोनो जियोसिंक्लाइन। और इसका एग्जांपल है एपलेशियन माउंटेन। एपलेशियन माउंटेन, अगर आप इनका क्या बनाए, डायग्राम बनाए एपलेशियन माउंटेन का, ठीक है, बस इतना ही हमें रिक्वायर्ड है। और जब भी आप इस तरीके से डायग्राम बनाए, यहाँ पे इस तरीके से इसको बना दीजिए
और हम बनाने लग रहे हैं माउंटेन, तो ये आपका हो जाएगा एप्लेशियन माउंटेन। ठीक है, ये इसका टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से आप माउंटेन को बना के दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही दिख रहा है ना? हाँ, परफेक्टली। ये आपका हो गया एप्लेशियन माउंटेन। ठीक है, कैसी प्रोसेस है, मींस किस टाइप का है ये? जियोसिंक्लाइन, और वो भी मोनो जियोसिंक्लाइन। क्लियर हो गया ये आपका? ओके। अच्छा, ये बाकी के दो रह गए, मेरे को लगा आपको मैं मार्किंग करवा देता हूं। बाकी का आपका आता है पॉलीजियोसिंक्लाइन। पॉलीजियोसिंक्लाइन का मतलब 1 सर्कल कंप्लीट, उसके बाद दूसरा सर्कल, उसके बाद तीसरा सर्कल। तो मतलब समझ गए, यहां पे एक जो साइकिल है कंप्लीट होने के बाद आपका क्या गया है, और फर्दर जो यहां पे साइकिल बनते गए हैं, ये आपका क्या कहलाएगा? पॉलीजियोसिंक्लाइन। क्लियर? बहुत बढ़िया। एक बार मैं इसका एग्जांपल देख लूं। हाँ, मेरे को भी बिल्कुल यही लग रहे थे। रॉकी एंड यूराल्स इसके एग्जांपल हैं। रॉकीज एंड यूराल, और इसके हैं एप्लेशियन माउंटेन, इसके एग्जांपल है। और मीसो की अगर हम बात करें, मीसो मतलब ये बीच में है, अभी से पूरा बना नहीं है। ठीक है, यहां पे टेथिस सी, रेमिनेंट ऑफ टेथिस सी, यानी कि मेडिटरेनियन सी की बात की जा रही है। ठीक है, जो मेडिटरेनियन सी का जो एरिया है ना, डायग्राम कहाँ बन पाएगा भाई? थोड़ा सा इसी एरिया को क्लीन करके बना देते हैं। अभी हमने रॉकी बनाया ना, चलिए इसको फिर पूरा बना ही देते हैं ताकि आपको मैं रॉकी भी दिखा दूं। देखिए, आपका ये वाला कौन सा होगा? एप्लेशियन माउंटेन। और ठीक है, डायग्राम पे अभी थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा इतना वक्त नहीं लगा रहे, सिर्फ आपको मैं बताना चाह रहा हूं। ये हो गया आपका रॉकीज। और अभी हमें बनाना है, ठीक है, ये इतना रहेगा। ये है आपका मेडिटरेनियन, ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये है आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट, और आगे चला जाता है आपका यहाँ पे ये मिडल ईस्ट। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे मैं बायफर्केट कर देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि हमारा जो ये डायग्राम है किसके बीच में आ गया है। ये बताना किसका एक टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये रिफ्ट वैली का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? मीसो जियोसिंक्लाइन, यानी कि अभी भी ये मिडिल स्टेज में है, पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, इसमें से कुछ हिस्सा क्या हो चुका है आपका? एल्प्स के फॉर्म में बन के कंप्लीट हो चुका है, और कुछ हिस्सा आपका जो आप हिमालयन माउंटेन्स की जो रेंज देखते हैं ना, वो भी टेथिस सी को ही खत्म करके ही आपको देखने को मिलता है। मतलब जैसे जैसे आपका ये आगे बढ़ता गया था ना, इंडियन प्लेट का जो स्लैब थी, आपको याद आया वो कल के डायग्राम में मैंने आपको बताया था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यहाँ पे आप उसको यूज़ करिए और थोड़ा सा रिकॉल करके देखिए। सर वो लेक्चर पूरा नहीं देखा हमने, क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ 2 मिनट देखा और लेक्चर से बाहर आ गए। तो बेटा गलती आपकी है, मैंने पढ़ा है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सारी चीज़ें पता चलती है भाई, कौन बच्चा कितनी देर किस लेक्चर को देख रहा है। ठीक है, तो कोई भी सवाल हो उससे पहले लेक्चर पूरा देखिए, क्योंकि सारी चीज़ें उसके अंदर मैं बता के चलता हूँ। और ऑब्वियस सी बात है, ये लेक्चर अभी आपका हो चुका है 53 मिनट का, और ये लेक्चर भी कोई पूरा नहीं देख रहा होगा। ठीक है, कुछ सिंसियर बच्चे हैं जो देखते हैं पूरे लेक्चर। ठीक है, उनके सवाल भी काफ़ी अच्छे होते हैं, उनके सवाल से ही पता चल जाता है कि इन्होंने कितने मेहनत से ये अपने नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, अरे क्या हो गया भाई इसमें? चलिए, क्लियर यहाँ तक? अब आप देखिए जो कॉबर की थ्योरी है, लेकिन ना इसके अंदर मैं आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स बता देता हूँ, कीवर्ड्स बता देता हूँ। जब आप लिखेंगे तो ये आपके आने ही चाहिए। देखिए, जब आप किसकी बात कर रहे हैं, मोनो जियोसिंक्लाइन की, तो मोनो जियोसिंक्लाइन में आपको कौन सा कीवर्ड लिखना है? एक्सेप्शनली लॉन्ग एंड नैरो। ठीक है, ये मैंने कीड़ी बना दी है, कीड़ी आपको समझ में नहीं आया, मैं समझ गया आपके चेहरे को देख के। ठीक है, तो क्योंकि ये जो पेन है ना, मेरे लिए तो पेन ही है भाई, चेंज कर रहा हूं मैं मार्कर। ठीक है, एक्सेप्शनली लॉन्ग एंड नैरो। ठीक है, ये कीवर्ड है इसका मोनो जियोसिंक्लाइन का। ऐसे ही जो पॉली का है वो क्या है? लॉन्ग एंड वाइड वाटर बॉडी, लॉन्ग एंड वाइड वाटर बॉडी। क्लियर? उसी तरीके से आपका आता है मीसो, इसके अंदर है आपका लॉन्ग नैरो मोबाइल वाटर बॉडी। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये मैंने अलग से निकाल के रखे थे ताकि जब आप आंसर लिखें ना, उसमें आप ये जरूर मेंशन कीजिए, लॉन्ग नैरो
मोबाइल। अरे सैमसंग वाला नहीं, एप्पल वाला मोबाइल है ये, ठीक है। चलिए यहां पे आपका होता है कौन सा कंसेप्ट क्लियर, एक जो मेजर चंक था आपके जियो सिंक्लाइन का वो होता है यहाँ पे कंप्लीट, और सारी चीज़ें हाँ जी बता दी हैं। ये वाला भी पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है पूरा। अब आपको मैं स्टार्ट करता हूँ कॉबर की थ्योरी। तो इन पेजेस को क्या करें, हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। इनका काम हो गया पूरा, कॉबर की थ्योरी बताते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये बोर्ड पूरा साफ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉबर। देखिए कॉबर थे जर्मन से, ठीक है, और उन्होंने जो ये थ्योरी थी अपनी एक किताब के अंदर लिखी थी। बताइए जो लास्ट एक किताब आपको मैंने बताई थी, याद है उस किताब का नाम? बताइए लास्ट एक किताब मैंने आपको बताई थी। सर लेक्चर नहीं देखा तो देख के आइए भाई, और कमेंट में बताइए क्या नाम था उस किताब का। 2 लेक्चर पहले ही बताई थी वो किताब। हाँ नहीं याद। अभी हम सीधा अपने कॉबर के ऊपर बात करते हैं। ज़्यादा इधर उधर की क्या है कि बात करने से क्या है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है लेक्चर को कंप्लीट करने में। हमारा जो अभी मेन टारगेट है, कॉबर की थ्योरी कर रहे हैं हम। देखिए कॉबर बिलोंग करते थे जर्मन से, ठीक है, और जर्मन इन्होंने जो अपनी जियो सिंक्लाइन की थ्योरी है वो अपनी एक बुक के अंदर पब्लिश की थी, और वो बुक है इनकी दर बाउ दर अर्दे। मेरे को एक बार आगे पीछे देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ना नाम कॉम्प्लिकेट है। कहाँ गया भाई कॉबर? दर बाउ दर अर्दे, हाँ बिल्कुल सही नाम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब होता है अर्थ, ठीक है। दर बाउ दर अर्दे। किसी को अगर राइट प्रोनाउंसिएशन पता हो ना तो माफ़ी चाहूँगा, मुझे जैसी प्रोनाउंसिएशन समझ में आई, मैंने इस किताब का नाम पिछले 3-4 सालों से यही प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जर्मन हमें लिखनी नहीं है ना पढ़नी है, तो अपना काम चल जाए बस इतना हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या बताया था, अलग अलग स्टेजेस प्रोसेस बताए थे कि किस तरीके से जो आपके माउंटेन हैं वो बनते हैं। इन्होंने कौन से प्रोसेस बताए थे। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया था, ग्लिप्टोजेनेसिस तो तीसरा था। देखिए इन्होंने सबसे पहले क्या कहाँ से स्टार्ट किया, लिथोजेनेसिस, यानी कि इनका सबसे पहला जो माउंटेन बिल्डिंग के प्रोसेस में क्या आता है, लिथोजेनेसिस। उसके बाद ओरोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद लिथो ओरो ग्लिप्टो, ग्लिप्टोजेनेसिस। अब बात आती है कि ये जब आप आंसर में लिखेंगे ना तो आपको किस तरीके से लिखना है, वो मैं आपको पूरा एक फॉर्मेट बता देता हूं। ये आपने लिख लिया ना किताब का नाम, दर बाउ, BAU है, ये W नहीं है, ये W जैसा दिख रहा होगा आपको शायद, BAUDERERDE, ठीक है। अब देखिए कॉबर ने यहाँ पे लिया है ये फोल्ड माउंटेन बनने का जो प्रोसेस है, स्टेज 1, स्टेज 2। एक मिनट रुकिए, मैं ब्लू कलर का नया मार्कर ले लेता हूँ। ओके, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो पहली स्टेज क्या है आपकी, लिथोजेनेसिस की। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पहली स्टेज को। पहली स्टेज मतलब कि, अरे क्या बात, ये ब्लैक भी बोल गया आज। एक मिनट रुकिए भाई, ऐसे कैसे हो गया भाई, ब्लैक कलर का चल नहीं रहा आज, ठीक है। पहले स्टेज में क्या हुआ कि यहां पे ये है ओरिजिनल लोकेशन। चलिए ओरिजिनल को थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं, लैटरल स्टेज करते हैं। अब देखिए लिथोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है, जहां पे भी वर्ड आपको ये मिले ना, जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन, उद्गम, ठीक है, कुछ बनना, ओरिजिन। अब यहां पे हुआ क्या है, यहां पे सबसे पहले रिवर की वजह से सेडिमेंटेशन जमना स्टार्ट हुई है, और इस सेडिमेंटेशन जमने की वजह से यहां पे क्या हुआ है, डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगा है, और ये नीचे की तरफ क्या हो गई है, मूव कर गई हैं, ठीक है। क्या कर गई हैं, ये मूव कर गई हैं। अब यहाँ पे कुछ और टेक्निकल वर्ड है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये समझते जाइए, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्या है ये, ठीक है।
कुछ नहीं है, जो डाना ने बताया था ये इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया है। एग्जाम में पूछा गया इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अदरवाइज यही बोल देता अरे जो डाना ने बताया था बिल्कुल वैसा। लेकिन हमें लिखना कैसा है, प्रेजेंट कैसे करना है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका एक और लेयर। ठीक है, नीचे कम से कम आप ना 3 से 4 लेयर जरूर बनाइए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ डायग्राम बेहतर है। ठीक है, और जो इसके बाद का जो बाकी का एरिया है ना, आप इसको चाहे तो इस तरीके से शेड कर सकते हैं ताकि आप बता पाए ये आपने क्रॉस सेक्शनल बनाया है। ठीक है, अब ये क्या है, ये है स्टेज 1। स्टेज 1 यानी कि लिथोजेनेसिस। इसके अंदर आप लिख सकते हैं, यहां पे देखिए एक सबसे पहला कीवर्ड जो फोरलैंड है। ठीक है, एक और वर्ड मैं यहां पे बताता हूं, जो यहां पे मोबाइल वाटर जो है ना यहाँ पे हाँ मोबाइल वाटर बेसिन, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, ओरोगन। ठीक है, ये किसके थ्रू वर्ड यूज किया गया है, ये वर्ड यूज किया गया है कॉबर के थ्रू, ओरोगन। ये वाला जो पार्ट है ना, इसके लिए क्या वर्ड यूज किया है, ओरोगन। और ये जो पार्ट है जिसमें मैंने जो एरो पर लगाई है यानी कि रिजिड मास, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, इसको क्या नाम दिया गया है, डाना और उसके थ्रू फोरलैंड। लेकिन इसी को ही क्या नाम दिया है, कैरेटोजन। ठीक है, क्या नाम दिया है, कैरेटोजन। ठीक है, ये कुछ 2 नए शब्द थे, ये मैंने आपको बता दिया। क्या यहाँ पे फ्लैश आ रही है, एक बार मैं देख लूँ। ठीक है, तकरीबन दिख रहा है आपको। अब ये क्या है, पहला प्रोसेस स्टेज 1। अब दूसरी स्टेज में क्या होगा, दूसरी स्टेज में ये होगा कि मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्या मूव करना स्टार्ट कर देगा, जो कैरोटोजन है ना, ये आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब कैरोटोजन जब आपका मूव करेगा तो बताइए कैसी स्ट्रक्चर, कैसी शेप बनाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, बिल्कुल हाँ, ये क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको बनती हुई दिखाई देगी। ये हो गया। अपवर्ड मूवमेंट हो रही है ना, यानी कि इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया है, कंप्रेस करना स्टार्ट किया है। तो ये ऊपर क्या बनती जा रही है, ये जितना भी सेडिमेंट था ना, ये अब इस तरीके से ऊपर की तरफ सप्रेस हो गया है। ठीक है, ये आपका जो डायग्राम है किसका है, ओरोजेनेसिस का है। ठीक है, ये मैं से इस तरीके से एरो आपको बना के दिखा देता हूँ। ऊपर वाला आपका जो डायग्राम है वो है आपका लिथोजेनेसिस का, और नीचे वाला डायग्राम है आपका ओरोजेनेसिस का। ठीक है, और ये जो ऊपर जो आप ये पार्ट देख रहे हैं ना, इसी को ही माउंटेन बोला जाता है भाई, यही माउंटेन है आपका। ठीक है, बना लीजिए, इतना बनाइए, फिर मैं आगे इसको और डेवलप करता हूँ। ये आप चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से लैंड मास भी लिख सकते हैं, लैंड मास बना लीजिए। फिर उसके बाद जो तीसरा है ग्लिप्टोजेनेसिस, वो मैं वहाँ पे साइड में बनाऊंगा। तो चलिए आप इसको यहाँ पे इतने डेवलप कीजिए और मैं इसको आगे फर्दर बनाता हूँ। करें आगे, हाँ सही तो दिख रहा है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर फ्लैश आ रही है, कहाँ आ रही है भाई फ्लैश, कौन से एरिया पे, ग्लिप्टो के नीचे। हाँ उसके नीचे मैं और कुछ बनाने वाला भी नहीं हूँ। ठीक है, बना लिया। चलिए अब इसके बाद करते हैं ग्लिप्टोजेनेसिस। देखिए ग्लिप्टोजेनेसिस क्या है, ये तीसरी स्टेज है। जो माउंटेन यहाँ पे बन रहा है ना, माउंटेन बिल्डिंग की, ये क्या कौन सी स्टेज है, अरे कहाँ गया, मैं कैमरे से बाहर गया, तीसरी स्टेज है। ठीक है, तो करें हम अपनी तीसरी स्टेज को डेवलप करना है यहाँ पे। अगेन फोरलैंड, ठीक है, शेड कर लीजिए इसको। अब आपको क्या बनाना है, मिडन मास बनाना है। क्या बनाना है आपको, मिडन मास बनाना है। बताता हूं क्या होता है। ये जो एरिया है ना, ये आपका क्या कहलाता है, मिडन मास है। क्या है भाई, एक मिनट, ये कुछ कुछ ऐसे शब्द है ना, सही है, मिडन मास ही है। ठीक है, अब ये मिडन मास क्या है, जब पूरी यहाँ पे फोल्ड जो माउंटेन बनने की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और कुछ पार्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, क्या नहीं हुआ, फोल्ड नहीं हुआ, तो ये वाला जो पार्ट है आपका क्या कहलाएगा, मिडन मास कहलाएगा। ठीक है, कुछ बस इसको नीचे आप इस तरीके से रेप्लिकेट कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपका काम
कंप्लीट हो जाए। डन। तो ये हो गया आपका पहला जो है आपका लिथोजेनेसिस, सेकंड है आपका ओरोजेनेसिस, तीसरा है आपका ग्लिप्टोजेनेसिस। कर लीजिए डेवलप। इसमें चीजें ना ग्रेजुअली राइज होंगी। ग्लिप्टोजेनेसिस में क्या होगा, ग्रेजुअली राइज होगा, और साथ के साथ क्या होगा, यहाँ पे जो माउंटेन इधर बना है ना ये, इसमें क्या होगा, डेनुडेशन भी होगा। याद कीजिए, डेनुडेशन मतलब वेदरिंग और इरोजन दोनों चीजें आपकी एक साथ चलेंगी, तो क्या बोला जाता है उसको, डेनुडेशन बोला जाता है। इसमें हाइट बढ़ भी रही है और साथ के साथ क्या हो रही है, कम भी हो रही है, यानी कि दोनों प्रोसेस क्या चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, बना लिया। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये जो थ्योरी है, इसमें सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि ये बुक कौन सी थी जिसके अंदर इन्होंने बताया, कॉपर के बारे में थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस ये बता दिया। जहाँ पे भी वर्ड आता है ओरो यानी कि माउंटेन बिल्डिंग की जो प्रोसेस होती है उसके लिए होता है। ठीक है, अब क्या ये फिक्स मतलब ये जो थ्योरी है इसकी कोई क्रिटिसिज्म थी या नहीं थी? क्रिटिसिज्म थी। क्या क्रिटिसिज्म थी? यहाँ पे कॉबर बोल रहा है कि दोनों चलती हैं। ठीक है, ये जो लैंड मास है दोनों चलते हैं, लेकिन जब यहाँ पे डिटेल स्टडी की गई तो पाया ये गया कि एक लैंड मास ही मूव करता है। ठीक है, सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है लिखिए, ओनली वन लैंड मास मूव। ठीक है, और जो सेकंड है इसका, जो दूसरा लैंड मास होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम क्या देखने को मिला है, स्टेगनेंट रहता है। ठीक है, स्टेगनेंट या फिर रेजिस्टेंट होता है। स्टेगनेंट और रेजिस्टेंट का मतलब क्या है, जो एक लैंडमास आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या एक लैंडमास क्या रहेगा, रेजिस्टेंट रहेगा, यानी कि ये हो गई आपकी यूरेशियन प्लेट और ये हो गई आपकी इंडियन पेनिनसुलर प्लेट। इंडियन पेनिनसुलर प्लेट क्या कर रही है, कंसिस्टेंटली फोर्स लगाई जा रही है और यहाँ पे ये रजिस्ट कर रहा है। जितना भी पार्ट था वो क्या हो गया, ऊपर की तरफ उठ गया है। ये पार्ट मतलब जो यहाँ पे सेडिमेंट्स थे, ठीक है, वो क्या हो गए आपके ऊपर की तरफ उठ चुके हैं। हाँ, लिख लीजिए। हो गया? टाइम चाहिए? चलिए और ले लीजिए आप थोड़ा सा टाइम। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो ये थी कि भाई एक जो लैंड मास है वो स्टैग्नेंट है, और दूसरी क्या थी, ये जो फोर्स जो यहाँ पे बता रहे थे ना कि कुछ इस तरीके से सबसाइड हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे पता क्या बताया गया कि भाई ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि हिमालय जैसी माउंटेन की पूरी एक रेंज खड़ी कर दे। मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको बताया था कि एक स्टैग्नेंट होती है और एक वो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें हिमालय की, हिमालय आपके नहीं बनते कि पानी नीचे जाता गया जाता गया जाता गया। यहाँ पे तो सीधा क्या हो रहा है, ये तो कोलाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसाइड तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, हिमालय के केस में जब ये पूछा गया बताइए हिमालय कैसे बना, एक्सप्लेनेशन नहीं है इनके पास। ठीक है, तो यहाँ पे इस मतलब यहाँ पे जैसे ही कोबर की थ्योरी फेल हुई, यहाँ पे आपकी फिर आती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो इसको पूरा अच्छे से डेवलप करते हुए बताएगी कि किस तरीके से आपके माउंटेन बने हैं। क्रिटिसिज्म देख लिया कि आपका एक लैंड मास क्या होता है, फिक्स रहता है, और जो दूसरा होता है या तो रेजिस्टेंट होगा या फिर स्टेगनेंट रहेगा। तीसरा आपने क्या देखा, ये इतनी सफिशिएंट फोर्स नहीं है कि हिमालय जैसे माउंटेन क्रिएट कर दे। ठीक है, छोटे मोटे यहाँ पे अगर हम बात करें तो चलती बात है, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा किसकी बात कर रहे हैं, हिमालय की। ठीक है, तो ये कुछ क्या थी यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म थी किसकी, किसकी थी भैया, कॉबर की क्रिटिसिज्म थी। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मैं एक बार कैपिंग कर लूँ इनको। ठीक है, नहीं तो भैया ख़राब हो जाते हैं, ये ज़रा सा अगर इनको हवा के अंदर ज़्यादा देर छोड़ देना। तो एक बार सारी चीज़ें दोबारा रिकॉल कर ले। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, माउंटेन से स्टार्ट किया, यानी कि माउंटेन में आपको रिज, रेंज, और बताइए क्या क्या था। माउंटेन में रिज थी, रेंज थी, चेन आपने देखा, फिर उसके बाद सिस्टम देखा, फिर आपने ग्रुप देखा, फिर उसके बाद आपने कॉर्डिलेरा देखा। कॉर्डिलेरा में क्या होता है, सारे भाई बंधु आपको इसके अंदर मिलेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन मतलब ये फोल्ड से बने हैं, फॉल्ट से बने हैं, यंग फोल्ड है या फिर ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, लोकेशन के हिसाब से। चलिए मैं इतना आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, आप साथ के साथ मार्किंग भी कर ही लीजिए ताकि आपका सारा रिवीजन हो ही जाए।
पेज नंबर आप 216 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 216 में इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। माउंटेन रिज क्या होती है, रेंज क्या होती है, चेन, फिर उसके बाद सिस्टम, ग्रुप, कॉर्डिलेरा, ठीक है, ये बता दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन, ये मैं पता क्या कर रहा हूँ, बेस तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैं जीएस का स्टार्ट करूँगा ना, जीएस में मैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ आप एक बार देख चुके हैं यहाँ पे। लो माउंटेन मतलब ये तो है बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, हाइट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद मोड ऑफ ओरिजिन, ठीक है, फिर उसके बाद कौन से पीरियड में बना है, ठीक है। हाँ, इच्छा है आपकी, करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा पता रहेगा आपको माउंटेन क्या होते हैं। उसके बाद जो जियोसिंक्लाइन है उसके क्या मीनिंग है, क्या कंसेप्ट है, वो एक बार यहाँ पे देख लीजिए। पेज नंबर है 220 पे, पेज नंबर 2020 पे है। जियोसिंक्लाइन 13.3 आपको मिलेगा। मीनिंग एंड कंसेप्ट आपके लिखे हुए हैं। रिजिड मास और जियोसिंक्लाइन, ये मैं आपको जो लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था उसके स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो पैरा है पेज नंबर 2020 पे, मतलब 220 के ऊपर जो सेकंड पैरा है उसमें देखिए जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी ना, लॉन्ग, नैरो, शैलो, क्या नाम था, फोरलैंड, रिजिड मास था, और एक मोबाइल वाटर के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद ये कंसेप्ट कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, यहाँ पे मैंने आपको हॉल एंड डाना बताया। और पेज नंबर 221 है, उसके नीचे देखिए डायग्राम भी दिया हुआ है, और यहाँ पे जो हॉल है उन्होंने क्या मेहनत की है वो भी बताया है। फिर जो सेकंड कंसेप्ट है देख लीजिए, कंसेप्ट तो आप कितने 1 2 3 4 5 कंसेप्ट हैं, ये आप देख लेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन आप जो कंसेप्ट ऑफ आर्थर होम्स का है उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, आर्थर होम्स ने कहा क्या था। आर्थर होम्स ने यही कहा था कि जो आप यहाँ पे माउंटेन की बात कर रहे हैं ना, ये माउंटेन बनने के लिए क्या चाहिए, बहुत ही लंबा पीरियड चाहिए, ठीक है। और जैसे आप एप्लीशियन की बात कर रहे हैं, एप्लीशियन पीरियड जो माउंटेन है आपका, तो जब हम यहाँ पे मार्किंग पढ़ते हैं कितने कितने टाइम का ये है, ये पाया जाता है ऑर्डोविशियन और परमियन के बीच का जो टाइम पीरियड है उसी में बना है। और इसके बीच में इतना टाइम पीरियड तो है ही नहीं कि पूरा एप्लीशियन माउंटेन बन के खड़ा हो जाए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि पूरा एप्लीशियन माउंटेन बन के खड़ा हो तो आपको कितना यहाँ पे क्या चाहिए, सेडिमेंट 12,160 मीटर का क्या चाहिए आपको, सेडिमेंटेशन चाहिए, यानी कि कितना 40,000 फीट आपको चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में बनना, ठीक है। ये था आर्थर होम्स का कहना, ठीक है। जो यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, मीसोजियोसिंक्लाइन, ठीक है, और पॉलीजियोसिंक्लाइन और मीजोजियोसिंक्लाइन, इनके एग्जांपल्स भी मैंने आपको टिक करवा दिए। उसके बाद आपका आता है स्टेज ऑफ जियोसिंक्लाइन, ठीक है, लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस, ये भी आपको बोर्ड के ऊपर भी लिखे दिख रहे हैं। उसके बाद आपकी आती है थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन, ठीक है, किसके द्वारा, कॉबर के थ्रू। आप ये कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। बेस ऑफ थ्योरी क्या था, उसके बाद मैकेनिज्म क्या है थ्योरी का, डायग्राम्स मैंने ऑलरेडी आपको बनवा दिए हैं, ठीक है, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और ये देखिए आपको पढ़ना कहाँ तक है वो मैं आपको बता देता हूँ। पढ़ना आपको 228 पेज तक है। उसके बाद का जितना भी है ना, जैसे थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, ये क्या है, ये हमारे इतने काम की नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी है, ये हमारे इतने काम की नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो आपके आती है थर्मल कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, आर्थर होम्स के द्वारा दी गई है, ठीक है। ये लास्ट वाला जो लेक्चर था ना उसी में मैंने आपको बता दिया था, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके बाद कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रेडियो एक्टिव थ्योरी ऑफ जॉली, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के लिए एक अलग से डेडिकेटेड लेक्चर रहेगा, वो आपका नेक्स्ट है, जिसके अंदर मैं आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक करवा दूंगा, ठीक है। क्या कहते हो प्लेट टेक्टोनिक का कुछ यहाँ पे बता दूं। देखिए प्लेट टेक्टोनिक इस शब्द का मतलब क्या है, प्लेट का मूव करना, ठीक है, प्लेट का मूव करना। अब ये प्लेट कैसी हो सकती है, प्लेट कॉन्टिनेंट हो सकती है और ओशन हो सकती है। अब जब प्लेट मूव कर रही है, जब सड़क पे गाड़ियां मूव करती हैं, क्या ये टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी, टकराती हैं भाई, एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब ये प्लेट होती हैं तो ये प्लेट भी क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो प्लेट हमने देखी ना, दो होती हैं, एक ओशनिक क्रस्ट होगी और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी। अगर दूसरी प्लेट जिससे ये टकरा रही हैं अगर ओशनिक है तो क्या कहलाएगी, ओशनिक। अगर कॉन्टिनेंट से टकरा रही हैं तो क्या कहलाएंगी भाई, कॉन्टिनेंट। अगर ओशनिक और कॉन्टिनेंट से कोलाइड हो रही हैं तो क्या कहलाएंगी आपकी,
ओशनिक एंड कॉन्टिनेंट कोलिजन आपका कहलाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, हाँ प्लेट टेक्टोनिक के तहत पढ़ेंगे। और माउंटेन बिल्डिंग का जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन सारे माउंटेन बिल्डिंग एक साथ मैं नहीं करवा सकता क्योंकि आगे और बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं वो इसके अंदर अलाइन है, जैसे आपके वोल्केनिक माउंटेन है। ठीक है, उसके लिए भी आपका अलग से एक डेडिकेटेड चैप्टर है। ठीक है, उसमें हम फिर आपको और अच्छे से बताएंगे। ओहो 1 घंटे 15 मिनट का लेक्चर हो गया, मैंने सोचा कि 1 घंटे में निपटा देंगे सारा। चलिए 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं, लेक्चर हो गया है खत्म। बताइए क्या करना है आपको, रीड रिपीट रिवाइज। ठीक है, और सुबह उठते ही मॉर्निंग वॉक करते टहलते टहलते क्या करना है, रिकॉल करना है जो भी चीजें यहां पे आपको करवाई गई हैं। ठीक है, बताइए आपका टेस्ट कब लिया जाए, नहीं ले, नहीं टेस्ट तो मैं लूंगा, वो हम जल्दी ही मैं आपको बता दूंगा कि आपके टेस्ट कब लिए जाएंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको भी तो पता चले ना कितनी आपने पढ़ाई की है और कितनी आपको मदद मिल पा रही है उस पढ़ाई से। ठीक है, जैसे भी रहेगा टेस्ट का आपको जरूर बता दिया जाएगा, हमारी वेबसाइट पे होगा या फिर यहाँ पे ओरली मैं आपको लाइव सेशन के तहत आपसे पूछूंगा। ठीक है, आप बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रखें अपने आप को सेफ जब तक आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन ना मिले, और तीसरी वेव से बच के रहिएगा। ठीक है, घर में आप पढ़ते रहिए, और हमारी तरफ से कोई भी अगर सपोर्ट चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा, पढ़ाई के मामले में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक मेरी तरफ से आपको नमस्कार।